दोस्तों, एहसान फरामोश किसे कहते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के थाने से। थाने का एक इलाका पड़ता है कसाईवाड़ा, और इसी कसाईवाड़ा का रहने वाला है शादाब कुरैशी। बात कर रहा हूँ मैं 6 जनवरी की रात के लगभग 9 बजे के आसपास की। जब शादाब अपनी दुकान बंद करके घर पर पहुँचता है, तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति शादाब का साला रिजवान कुरैशी था। रिजवान अपने जीजा शादाब से कहता है कि 4 दिन पहले जब मैं तुम्हारी बहन के घर गया था, उसके घर पर लगभग 4 से 5 लोग जबरदस्ती घुस आए और हमला करके तुम्हारी बहनोई की हत्या करने के बाद तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर चले गए। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे भी घायल कर दिया। रिजवान जब ये सारी बातें शादाब से बताता है, इससे पहले कि शादाब रिजवान से कुछ और पूछ पाता, फ़ोन कट जाता है। उसके बाद शादाब जब रिजवान के नंबर पर फ़ोन लगाता है तो नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। दरअसल शादाब की बहन का नाम है गुलनाज बानो और उसके बहनोई का नाम है मोहम्मद कैफ। लेकिन मोहम्मद कैफ जो मुस्लिम नहीं है बल्कि एक हिंदू है, जिसका असली नाम मनोज कुमार है। मनोज अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ नया गांव में किराए के घर में रहता है। शादाब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, रिजवान के नंबर पर फ़ोन नहीं लगता है। आखिरकार सच्चाई का पता लगाने के लिए नया गांव अपनी बहन के घर पर जाता है तो देखता है कि घर के बाहर कुछ लोग भी मौजूद हैं और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है। दरअसल घर के अंदर से काफ़ी तेज बदबू भी आ रही थी, जिसे देखकर शादाब को काफ़ी अजीब सा लगता है। इसीलिए शादाब इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो इतना काफ़ी बदबू होता है कि किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। पुलिस नाक पर रुमाल रखकर घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर में कई जगहों पर खून लगा हुआ है, जो सूखकर काला पड़ चुका है। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो दरवाजे के बगल चादर में एक गट्ठर दिखाई देता है, जिस पर खून भी लगा हुआ था। पुलिस जब चादर को खोलती है तो आखिरकार उसके अंदर से एक डेड बॉडी मिलता है, और वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि शादाब के जीजा मोहम्मद कैफ का था। दरअसल मोहम्मद कैफ के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। डेड बॉडी को देखकर साफ अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी हत्या 3 से 4 दिन पहले किया गया है। पुलिस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में शादाब से पूछताछ करती है। तो शादाब रिजवान की पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। पुलिस रिजवान से पूछताछ करने के लिए उसके नंबर पर फ़ोन लगाती है, लेकिन अभी भी रिजवान का नंबर स्विच ऑफ ही बता रहा था। पुलिस रिजवान के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि रिजवान का शादाब की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि रिजवान कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस रिजवान को ढूंढना शुरू कर देती है। लगभग 4 दिन का समय गुजरता है। आखिरकार 10 जनवरी को पुलिस को मालूम चल जाता है कि रिजवान उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अपने रिश्तेदार के घर पर छुप कर बैठा हुआ है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस 10 जनवरी को अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली जाती है और वहां से रिजवान के साथ साथ गुलनाज को भी गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से मोहम्मद कैफ उर्फ मनोज की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। और ये दोनों भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही
अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन दोनों जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस समाज में हम किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। मनोज जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, उसके पिता का नाम है जगदीश प्रसाद। मनोज इसी दिल्ली आगरा हाईवे पर अपनी दुकान कर रखा है, जिसमें ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। लगभग 10 साल पहले एक दिन दोपहर के वक्त गुलनाज अचानक से मनोज की दुकान पर पहुंचती है और पहुंचते ही बेहोश हो जाती है। मनोज गुलनाज के चेहरे पर पानी डालता है। थोड़ी देर के बाद जब गुलनाज होश में आती है, मनोज उससे पूछताछ करता है तो गुलनाज भी अपनी पूरी कहानी मनोज को बता देती है। गुलनाज मनोज से कहती है कि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं बिना अपने माता पिता को बताए अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई थी। मेरा प्रेमी कुछ दिनों तक एक होटल में अपने साथ रखा था और फिर उसी होटल में छोड़कर भाग गया। उसके बाद होटल वाले भी मुझे होटल से बाहर निकाल दिए। जैसे तैसे यहाँ पर पहुंची हूँ। मनोज जब गुलनाज की पूरी कहानी सुनता है, उसके बाद उसे लेकर होटल में जाता है, खाना खिलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर का टिकट करवा दे रहा हूँ, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन गुलनाज कहती है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे काफ़ी नाराज हैं। मनोज गुलनाज को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। गुलनाज जब उसकी बात नहीं मानती है, मनोज उससे कहता है कि एक बार तुम अपने घर चली जाओगी तो तुम्हारे माता पिता भी मान जाएंगे। इस पर गुलनाज उसे जवाब देती है कि तुम मेरे हाल पर छोड़ दो और अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। मनोज को भी समझ में नहीं आता है कि वो इस अकेली लड़की को कैसे छोड़ दो। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद मनोज गुलनाज को ये सोचकर अपने घर लेकर जाता है कि 2-4 दिन में समझा बुझा कर उसको वापस भेज देगा। मनोज जो अपने घर में अकेले ही रहता है, गुलनाज को लेकर अपने घर पर आता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, समय के अनुसार मनोज और गुलनाज के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन मनोज जब गुलनाज से शादी करने के लिए अपने घर वालों से बातचीत करता है, मनोज के घर वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए मनोज अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपना धर्म बदल लेता है और मुस्लिम रीति रिवाज के तहत गुलनाज से निकाह कर लेता है और गुलनाज को अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ रहने लगता है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है और समय के अनुसार गुलनाज 2 बच्चों की मां भी बन जाती है और धीरे धीरे लगभग 8 सालों का समय गुजर जाता है। इन 8 सालों में गुलनाज अपने माता पिता से भी बातचीत करने लगती है। हालांकि गुलनाज के माता पिता को जब मालूम चलता है कि गुलनाज ने किसी हिंदू से शादी कर लिया है, उसके माता पिता भी इस शादी के खिलाफ नहीं होते हैं। लेकिन जब 8 साल का समय गुजरता है, एक दिन गुलनाज के माता पिता उसे अपने पास मुंबई बुलाते हैं। जब अपने पास बुलाते हैं, मनोज अपनी पत्नी को मुंबई जाने की इजाज़त ही नहीं देता है, बल्कि खुद अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल मुंबई चला जाता है। गुलनाज जब कुछ दिनों तक अपने मायके में रहती है, आखिरकार गुलनाज का मुंबई में मन लग जाता है। इसीलिए गुलनाज अपने पति को सुझाव देते हुए कहती है कि जो काम तुम आगरा में करते हो, वही काम मुंबई में कर लो। गुलनाज जब इस तरह का सुझाव अपने पति को देती है, मनोज भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर आगरा की दुकान बंद कर देता है और मुंबई में अपना बिजनेस शुरू कर देता है। गुलनाज के परिवार में उसके अम्मी अब्बू के अलावा एक भाई है, शादाब कुरैशी, जो शादीशुदा है।
इधर गुलनाज अपने मायके में खुशी से रहने तो लगती है, लेकिन मनोज की परेशानी बढ़ जाती है। मनोज मुंबई में अपना बिजनेस तो कर लेता है, लेकिन उसका बिजनेस चल नहीं पाता है। इसीलिए एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने मायके में सही सलामत रहो और मैं आगरा जाकर फिर से अपना पुराना धंधा शुरू करता हूँ। जब आगरा जाने की बात कहता है, गुलनाज भी अपने पति की बात मान लेती है। मनोज अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी ससुराल वालों के हवाले करके आगरा जाता है और अपना पुराना धंधा शुरू कर देता है। उसका धंधा फिर से चल पड़ता है, लेकिन मनोज जब दोबारा आगरा वापस आता है, अपने काम में इस प्रकार से बिजी हो जाता है कि अपनी पत्नी को सही तरीके से समय नहीं दे पाता है। इधर गुलनाज अपने दोनों बच्चों को लेकर नया गांव में किराए का एक कमरा लेती है और वहीं पर रहने लगती है। क्योंकि रिजवान भी गुलनाज का रिश्तेदार होता है, इसीलिए रिजवान अक्सर गुलनाज के घर पर आता जाता रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार रिजवान और गुलनाज के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी गुलनाज के पति मनोज को कभी मालूम नहीं चलता है। लेकिन एक दिन मनोज जब अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचता है और जब कुछ दिनों तक अपने घर पर रहता है, अपनी पत्नी के हाव भाव को देखकर न जाने क्यों मनोज को अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। दरअसल मनोज को ये मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी का रिजवान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और आखिरकार एक दिन अपने ही घर में अपनी पत्नी और रिजवान को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। मनोज जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी, बल्कि बच्चों को लेकर मेरे साथ आगरा चलो। जब आगरा जाने की बात कहता है, गुलनाज उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन मनोज अपनी जिद पर उतर जाता है। इसीलिए एक दिन मौका निकालकर गुलनाज रिजवान से मुलाकात करती है और कहती है कि मेरा पति मुझे अपने साथ आगरा ले जाने की जिद कर रहा है और मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। दरअसल रिजवान भी नहीं चाहता था कि गुलनाज आगरा जाए, इसीलिए रिजवान गुलनाज को समझाते हुए कहता है कि अब मात्र एक ही रास्ता बचा है कि तुम्हारे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। रिजवान जब गुलनाज के पति को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, गुलनाज भी रिजवान की बात मान लेती है और फिर मनोज को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन गुलनाज अपने बच्चों को अपने मायके छोड़ देती है और फिर 2 जनवरी की दोपहर के समय मनोज जब खाना खाकर गहरी नींद में सो रहा था, उसी समय रिजवान उसके घर पर पहुंच जाता है। रिजवान जब मनोज को सोते हुए देखता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब मनोज के ऊपर हमला करता है, मनोज रिजवान के ऊपर भारी पड़ जाता है और रिजवान की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन गुलनाज जब रिजवान को पिटते हुए देखती है, आखिरकार रिजवान का साथ देती है, जाकर अपने पति के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। गुलनाज जैसे ही अपने पति को पकड़ लेती है, रिजवान अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और उस हथियार को मनोज के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से घटना स्थल पर ही मनोज की मौत हो जाती है। मनोज की जब मौत हो जाती है, रिजवान उसी हथियार से मनोज के सर को उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को एक चादर में बांधकर दरवाजे के बगल रख देता है। घर की काफी अच्छे से साफ सफाई करते हैं। उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं। दरवाजे पर ताला लगाकर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक रिश्तेदार के घर पर पहुंच जाते हैं। जब 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 6 जनवरी को खुद रिजवान अपने जीजा सादाब के नंबर पर फोन करता है और उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारी बहन के घर पर कुछ हमलावर
घर घुस आए थे और तुम्हारे बहनोई की हत्या करके तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर चले गए। वाकई में दोनों जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, पुलिस सादाब की तहरीर पर इन दोनों को अपनी हिरासत में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।